नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल। हमारे बहुत ही बेहतरीन नए प्रोग्राम में व्यतिक्रम स्पेशल विथ मी निकी कलिता में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम आप सभी दर्शकों के लिए कुछ ऐसे गेस्ट लेके आते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य किए हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वे हैं किशोर कुमार चौधरी सर। वे मेरे पर्सनल फेवरेट है क्योंकि उनके साथ मैं सीबीएसई में काम कर चुकी हूँ। सर जो है सीबीएसई के डायरेक्टर हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे इस नए शो व्यतिक्रम स्पेशल विथ मी निकी कलिता में। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कीमती समय निकाल के आज आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए हैं, बहुत धन्यवाद जी। तो हम आज जो है वो सर से कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो कई अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं रिगार्डिंग सीबीएसई, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है लास्ट 2020 से पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो है ऑफलाइन कक्षाएं हुआ करती थी, ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, अब वो सीधे जो है वो चेंज होके ऑनलाइन क्लासेस में आ गया है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब तक जो है वो कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सर से जानेंगे उनकी राय अबाउट ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम जानना चाहेंगे सर से कि सर आपका क्या राय है अबाउट ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में हम देखते थे कि बच्चे जो है वो स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, अब वो चीज़ एकदम से बदल चुकी है। अब पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो ऑनलाइन में आ गया है, खाली फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में आ गया है। तो इसमें आपकी क्या राय है? ये आपने बहुत ही समयोपयोगी प्रश्न पूछा है आपने जी। ये सिर्फ जो हम लोग आज इस एक समय से गुजर रहे हैं, ये ना ही केवल असम या तो भारतवर्ष, ये पूरा विश्व ही इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पेंडेमिक है ये जानलेवा भी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे सरकार ने, भारत सरकार हो, असम सरकार हो, जो पदक्षेप लिए हैं लॉकडाउन का, पार्शियल लॉकडाउन का या तो कुछ साइंध्य आइन का, ये सब बेहद ही ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो ये संक्रमण का संख्या और बढ़ जाता। और इसमें क्या होता है कि जो मैच्योर्ड लोग होते हैं वो लोग तो कुछ हद तक संभाल लेते हैं, समझते हैं, पर जो बच्चे हैं, और हमारे विद्यालयों में आप देखेंगे, हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जितने भी विद्यालय हैं इसमें 18 से कम उम्र के बच्चे हैं जी। और ये बच्चों का अभी जो जैसे स्कूल में आते हैं वो लोग खेलने कूदने, पढ़ाई के अलावा ये सब भी कार्य करते हैं, जिसमें एक दूसरे के बहुत ही करीब संपर्क में आ जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए, विद्यालय, सारे विद्यालय बंद हैं, और जो शिक्षक हैं वो लोग, जैसे कि आप भी एक उनमें से ही है, एक माननीय शिक्षिका, तो आप लोग जो है फिजिकल क्लासेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बच्चे आ नहीं पा रहे थे स्कूलों में। तो हम लोगों ने विकल्प जो मोड लिया था, ये पूरे विश्व ने ही लिया था, कि ऑलरेडी जो हमारे विदेशों में ये चल ही रहा है कि ऑनलाइन मोड पे कुछ क्लास कराए, डिजिटल क्लासेस कराएं, पर भारतवर्ष में ये बहुत ही जल्दी आ गया। इसमें एक पॉजिटिव साइन भी है। मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ विश्व के साथ एक साथ चलने के लिए जो ज़रूरी होता था, जो प्रोबेबली भारतवर्ष में ये 8 या 10 साल में आते हैं, वो हम आज ही इसको अपना रहे हैं। इसका मतलब हम 8-10 साल आगे चले गए हैं। अच्छा जी। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस आज शायद शुरुआत है। हमारे शिक्षक भी उतना जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत नहीं करने से भी होता अगर हम लोग इसके ऊपर हम लोग यूज्ड टू होते, पर यूज्ड टू नहीं है। हम लोग फिजिकल क्लासेस चलाने में ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, और वो एक अच्छा सिस्टम भी है, क्योंकि आप एक टीचर है, आप समझेंगे कि जब तक बच्चों में आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता है या तो बच्चे टीचर को सामने नहीं देखते हैं, तो शिक्षण जो है तो वो तब कंप्लीट नहीं होता है। बट देन क्योंकि उपाय नहीं है, ऐसा पृथ्वी एक ऐसा एक समय से गुजर रहे हैं जिसमें अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को नहीं अपनाते तो क्लासेस और पीछे हट जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही अच्छी बात है और इसका समय की बात है,
और ये समय के साथ चलने की एक सुविधा है। और जो हमारे जितने भी टावर्स, हमारे जितने नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ जहाँ जहाँ पे हैं, ये बहुत ही कार्यक्षम हुआ है, ये बहुत ही अच्छे रूप पे चला है। प्रॉब्लम्स हैं, भारतवर्ष एक भिन्न भिन्न प्रांत का देश है, इसमें अनेकों में अनेक जो कहा जाता है, अनेकों में एक, इसमें तो इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी ऐसे ही होते हैं। तो कुछ एरियाज में प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज ये अच्छी चीज़ है। शहरों में जैसे लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पा रहे थे और मोरोवर क्लासरूम्स में आप लोग ऑलरेडी स्मार्ट बोर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे थे। जी। जो जिन्होंने स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बोलना चाहूँगी दर्शकों को कि वो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अभी मतलब 50 साल से ऊपर के हैं, उन लोगों के लिए जो है वो ये थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल का दौर रहा है, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा नेटवर्किंग पे इतना ज़्यादा पकड़ नहीं है, या हम कह सकते हैं जैसे हमारे कुछ पेरेंट्स, जैसे कि मेरे ही पिताजी हो गए या फिर माँ हो गए, या कई ऐसे हैं जिनको फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता। जैसे अभी जूम हो गया है, फिर आपका गूगल मीट आ गया है, वो सब शुरू करना जो है वो काफ़ी मुश्किल रहा है। तो इस चीज़ में शहरों में तो कोई इतना दिक्कत नहीं आया, लेकिन गांव में कई जगह ऐसे हैं जिनमें जूम मीटिंग अभी भी नहीं हो रही है, लोग जो है वो अभी भी घर में ही बैठे हैं। तो उनकी शिक्षा पे क्या असर पड़ सकता है इस चीज़ का? वही चीज़ मैंने बताया कि भारतवर्ष में शहरों में ज़्यादा ये हो रहा है और उसमें बच्चे ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। जिसमें ये सुविधा नहीं है तो उसके लिए तो विकल्प अभी तक हमारे सरकार लोग चिंता कर रहे हैं। अभी जैसे कि रिसेंटली हमारा जो असम के मुख्यमंत्री है, आपने सुना होगा कि वो नेटवर्किंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि गांव में, हमारे पहाड़ों में जाके वो टावर बिठाएं और नेटवर्किंग का सुविधा कर दे। पर उसमें भी नेटवर्क होने से भी हमारा एक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। अब मान लीजिए कुछ एक परिवार ऐसे हैं जो एक डिजिटल मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, जिसमें आप ये जैसे कि आपने क्लासेस के बारे में कहा, जूम या तो वेबएक्स जो भी है, वो इस्तेमाल करने के लिए एक मोबाइल नहीं खरीद पा रहे हैं। जी। या तो घर में सिर्फ एक ही मोबाइल है और 2 भाई बहनें अगर हैं, या तो दो भाई अगर 2 बहन हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि दोनों का क्लास साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो एक भाई या एक डिप्राइव हो रहे हैं। ऐसा सिचुएशन भी है। तो ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। और शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतवर्ष के सभी बोर्ड ने इस साल 2021 सेशन जो था और 21-22 सेशन जो है, जिसमें हम लोग ज़्यादा ये कोविड के वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं, उस समय में हम लोगों ने 100% सिलेबस को 70% कर दिया है। जी, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन, वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और उसमें मेरे ख्याल में जो बच्चे डिप्राइव्ड हैं वो लोग भी थोड़ा सा कोप अप कर पाएंगे। अभी हाल ही में जैसे सरकार ने फिर से एक और नया नीति निकाल दिया है कि अभी जो बोर्ड्स हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, तो उसके बारे में आप क्या मानते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये जो हमारा जो सेशन चलते हैं 1921 एंड 22, 21 के लिए तो हम लोगों ने 70% में करा दिया था। सोच रहे थे कि एग्ज़ाम हम लोग करा देंगे, मगर क्या है कि वो एग्ज़ाम कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। 21-22 सेशन में जो अभी हम लोगों ने, CBSE ने ये डिसाइड किया है और धीरे धीरे शायद हमारे बाकी बोर्ड्स भी यही करेंगे, भी राज्य सरकार के बोर्ड है, कि जो 70% सिलेबस दिया गया था उसको भी 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। एक टर्म जो नवंबर दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा और एक टर्म जो फरवरी अथवा मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिचुएशन परमिट करता है तो नवंबर महीना में हम लोगों ने टर्म 1 का एग्ज़ाम कर लेंगे। अच्छा, नवंबर महीना में, या तो नवंबर में संभव नहीं हुआ तो दिसंबर में। अच्छा। तो ये एग्ज़ाम करके इसका मार्क्स जो है, ये ऑर्गेनाइज्ड एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम चाहे स्कूलों में हो या कहीं और मोड हमें इस्तेमाल करना पड़े, वो तो समय बताएगा। अभी ठीक बोलना उचित नहीं रहेगा और समय आने वाला क्या है वो हम कह नहीं सकते हैं। अगर समय ने हम लोगों के साथ दिया, बच्चों को साथ दिया, तो हम एग्ज़ाम कराएंगे नवंबर महीने में और हमारे पास एक कॉन्क्रीट मार्क रह जाएगा। और सिमिलरली सिचुएशन और मार्च तक ठीक हो जाने का संभावना है। जैसे
जैसे स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, अगर वो हम लोग कर पाते देन मार्च या तो अप्रैल में हम दोबारा एक और 2 सेकंड टर्म का एग्जाम करा लेंगे। तो इसके साथ जो है बोर्ड्स के साथ कुछ एक कॉन्क्रीट मार्क रहेगा जिसके आधार पे हम लोग रिजल्ट को बना पाएंगे। पर सर आपको लगता नहीं है ऐसा कहीं ना कहीं कि ये सब चीज़ें जो है मतलब मेरे टाइम पे जब मैंने बोर्ड्स दिए थे उस टाइम से अब टाइम जो है वो काफ़ी बदल चुका है जैसे, तो उससे क्या स्टूडेंट का हैम्पर नहीं होगा इस चीज़ से? मतलब जैसे कि हम लोग कॉन्टिन्यूसली पढ़ते थे तो हमारा नॉलेज हम लोग को गेन होता था, अभी जैसे 2 सेपरेट अगर कर दिया जाए तो वो लोग को फ्री टाइम बहुत मिल जाएगा। तो कुछ बच्चे तो होंगे जो सीरियसली लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सीरियसली नहीं भी लेते हैं, तो उन लोग का नॉलेज थोड़ा सा कम रह जाएगा। आपको नहीं लगता इस बारे में कुछ? निकी जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो थोड़ा बहुत जो क्लासेस कर पा रहे हैं, मान लीजिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम लोग क्लासेस ही नहीं कर पा रहे हैं। जी जी जी। हमारे डिजिटल मोड में हम लोग जितना भी क्लास कर रहे हैं तो उतना इफेक्टिविटी उसका कितना है वो भी देखने वाली चीज़ है। पर जो ये जितना भी हम लोग पढ़ा पा रहे हैं, और ये सिर्फ कोई एक बोर्ड के साथ या तो कोई एक प्रदेश के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरा देश पूरा विश्व में यही हो रहा है। तो इसके साथ मेरे ख्याल में सभी सहयोग करेंगे और बच्चे को हम लोग सफ़र करने नहीं देंगे डेफिनेटली, एंड वो लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी जी जी, बच्चे तो कल का भविष्य ही है। यस, वही तो है जी, हमारे जी, देश जी, की। जी जी। तो कई बार सर मुझे ऐसे मतलब बिकॉज मैं एक टीचर हूँ तो मुझे कई बार बोलते हैं कि मैम इसके बाद क्या करना है, मैम इसके बाद क्या करना है, कई फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैम। तो एक क्वेश्चन है जो मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जैसे कि सपोज़ एक बच्चा है वो सोचता है कि मैं साइंस लूँगा, लेकिन वो उतना स्कोर नहीं कर पाता है, जैसे अबव 90 अगर चाहिए उसको साइंस के लिए, तो कहीं ना कहीं वो क्लास 10 में वो उतना स्कोर नहीं कर पाता है, तो उस चीज़ से जो है वो उसका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, उसको आर्ट्स या फिर कॉमर्स लेना पड़ता है। तो उस चीज़ में वो खुद को कैसे प्रिपेयर करें? देखिए, जो बच्चों को जहाँ चाहते हैं वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है, उसमें कोई विकल्प तो लेना ही पड़ेगा। और मैं इसमें ये कहूँगा कि एक माइंडसेट जो बच्चों का है वो क्रिएट करने के लिए पेरेंट्स का जिम्मेदारी बहुत होती है। साइंस में कोई अगर बच्चे, जैसे आप कह रहे हैं कि साइंस में नहीं मिला तो ह्यूमैनिटीज़ या तो कॉमर्स में जाना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि साइंस में जितना अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो ह्यूमैनिटीज़ या तो कॉमर्स में नहीं है। आजकल देखिए, आप अगर हमारे जॉब मार्केट को देखें, क्योंकि सारे पढ़ाई आजकल जॉब मार्केट के लिए हो रहा है, या तो 2-4 जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके बात अलग है। अदरवाइज जॉब मार्केट जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक फील्ड ऑफ स्टडी को लेके नहीं हो रहा है, ये डाइवर्सिफाइड है। कुछ एक साल पहले तक हम लोग मानते थे कि ये ही सिर्फ एक प्रोफेशन है, इसको नहीं मिलेगा तो फिर बाकी आगे करना क्या है? करेंगे, वो कंफ्यूजन। पर आजकल आप देखेंगे कि पूरे जब हम जॉब मार्केट देखते हैं, जॉब मार्केट को आप स्टडी करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो बच्चों को डिसर्टेन नहीं होना चाहिए। जिसको मान लीजिए साइंस स्ट्रीम नहीं मिला, आर्ट्स पढ़िए, ठीक से पढ़िए, आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है। आप कोई सिविल सर्विसेज दे सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं, ढेर सारे इसमें जो हमारा ब्यूटी जो आजकल चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो डिसर्टेन नहीं होना है। किसी कारण की वजह से परफॉर्मेंस अगर आपका एग्जामिनेशन में ठीक नहीं रहा, वो ये एग्ज़ाम रिलेटेड होता है, और एग्ज़ाम हम लोग सिर्फ 3 घंटे में करते हैं। उन दिनों में शायद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं हो सकता है, तो डिसर्टेन नहीं होना है। पेरेंट्स को ये समझाना है, जो अभिभावक है, इंक्लूडिंग कुछ हद तक टीचर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिएगा कि आप लोग बच्चों को समझाएं कि अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ फ्लाई कर रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी को हासिल करना एक नज़रिया चाहिए। हाँ जी, और उसका जो दक्षता है, उसका जो कॉम्पिटेंसी है, वो कॉम्पिटेंसी ग्रो करें। एक बार कॉम्पिटेंसी ग्रो करेंगे, अपना स्किल डेवलप करेंगे, तो दुनिया तो खुला है। जी सर, इसमें जैसे कि अभी हम लोगों ने बोला कि कुछ स्ट्रीम्स को लेके कि किसी का मन होता है साइंस लेने का, किसी का मन होता है आर्ट्स लेने का, बट वो उतना स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम देख रहे हैं अभी, उसने एक काफ़ी अच्छा एक
एक एग्जाम्पल सेट किया है इस चीज़ के लिए कि अगर हमारा मन है आर्ट्स लेने का, उसके कुछ सब्जेक्ट्स हम चूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा मन है थोड़ा सा साइंस के एक आध सब्जेक्ट लेने का, तो हम वो भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या मतलब एडवांटेज है इस चीज़ का? इसका देखिए, ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, ये कोई एक डिसिप्लिन में सीमित नहीं रखता है बच्चों को। अगर कोई बच्चा मान लीजिए सिर्फ मैथमेटिक्स में अच्छा है, वो हिस्ट्री में भी अच्छा हो सकता है, बट अननोइंगली वो कुछ उसका एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमेशा ठीक रहता है। और ये जब हमारे सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों ये इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सेकेंडरी एजुकेशन का मोबिलिटी के साथ साथ वो हायर एजुकेशन पे जो वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं हम लोग, वर्टिकल मोबिलिटी में भी उनको सुविधा मिलेगा, क्योंकि उनके लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम रहेंगे और वो पाठ्यक्रम पढ़ के एक डिग्री हासिल कर सकता है। पर मैं ये कहूँगा कि डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा दक्षता है, स्किल। जो हमारा कारिगरी विद्या हो, स्किल हो या तो कॉम्पिटेंट हो, हम लोग दक्ष हैं तो कुछ भी काम कर सकते हैं। और जो आजकल स्किलिंग इंडिया का जो चल रहा है, इसी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए अगर हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको बना लेंगे, जो कारिगरी शिक्षा में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग या तो मेडिकल शिक्षा में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी सुविधा है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चे मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा। जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वो वही पढ़े, उसी में एक्सेल करे और पूरे विश्व को एक्सप्लोर करें। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही बात बोली। और एक बात आती है स्पोर्ट्स को लेके, अगर हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि खेल कूद के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं? क्योंकि ये बच्चे जो है वो काफ़ी हद तक मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा उन लोग का रुचि रहता है। अगर देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों को किस तरह से बैलेंस करें? मतलब स्पोर्ट्स भी उन लोग का चलता रहे, एक्टिविटीज़ भी चलती रहे, साथ साथ में उन लोग का पढ़ाई भी जो है वो कंटिन्यू रहे। तो इसमें पेरेंट्स का क्या इतना रोल रहता है इस क्षेत्र में? मतलब बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, एक बच्चा जब ग्रो करता है, क्योंकि एक चाहे वो लड़का हो या लड़की कुछ भी हो, जब ग्रो करता है उसमें संभाव्य बहुत होता है, और कौन सा फील्ड में उसका संभाव्य है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। इच्छा तो बहुत करेंगे, इच्छा मन का इच्छा जो हमारा इमोशनल जो है, इसलिए बैलेंसिंग द इमोशन जो हम लोग कहते हैं, तो बैलेंस करके उस बच्चे का अगर खेल कूद में राप है, अगर खेल कूद में अगर सचिन तेंदुलकर को आज किसी ने रोका होता तो शायद सचिन तेंदुलकर नहीं बनते। धोनी को किसी ने रोका होता, बोलते कि तुम पढ़ो, आज का जो धोनी है वो धोनी शायद नहीं बनते। इसलिए जो बच्चे खेलकूद में, आजकल खेलकूद में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आप देखिए, सिर्फ नॉर्मल बच्चे ही नहीं जो ओलंपिक्स में जा रहे हैं, हमारे विकलांग जो है जो वो लोग भी जा रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स में जा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ का कोई कमी नहीं है। और आपने जो कहा कि तालमेल रखने का खेलकूद और पढ़ाई, अंग्रेजी में एक बहुत ही सुंदर कहावत है कि हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। अगर आप शरीर को सही ढंग से, आपका बीमारी नेहा हो ऐसा मेंटेन करके रखें, जिसके लिए आपका जो बॉडी का सारे मूवमेंट्स संतुलित करना बहुत ही जरूरी, बैलेंसिंग रखना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए उसका लिम्ब मूवमेंट्स, बच्चों का लिम्ब्स का जितना भी हमारा पाँव से लेके सर तक जितना भी मूवमेंट्स है, वो मूवमेंट को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसमें आपका मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ता है। और वो सब करके जब आएंगे और फ्रेशली पढ़ाई का टेबल में बैठेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ से सिर्फ अगेन प्ले फील्ड में चला जाएंगे। जो बच्चे पूरा ढंग से बैलेंस्ड होके पढ़ाई का टेबल में बैठेंगे और वो सही ढंग से पढ़ पाएंगे, मगर उसके लिए ज़रूरी है बैलेंस करना। और ये बैलेंस कैसे करना है, ये अभिभावक को भी सिखाना है, और पेरेंट्स टीचर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्कूल्स टाइम में कि वो क्लासेस के अलावा बच्चों को जो ये लिम्ब मूवमेंट जो खेलने का, आजकल देखिए आप स्कूलों में पहले जैसे बड़े बड़े जगह हुआ करते थे स्कूलों में, आजकल स्कूलों में जगह ही कितना कहाँ कम हो गई है, छोटा सा जगह मिलता है, उसी में खेलने दीजिए। क्योंकि वही एक जगह है, नहीं तो आप बाहर कुछ एक बड़े बड़े जो प्लांट शहर है उसमें पार्क का सुविधा है जहाँ पे है, पर जो छोटे छोटे शहर हैं उसमें पार्क उनका उतना
वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं होने की वजह से जो खेलने खुलने का जगह है ना, वो सिर्फ विद्यालय में ही है। तो ये शिक्षकों का भी एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चों को खेल कूद के लिए भेजें। और जब वे बैलेंस करना सिखाएंगे दोनों का, खेल कूद और इस पढ़ाई में, तो मेरे ख्याल में दोनों फील्ड में वो एक्सेल करेंगे। आप आजकल देखिए, कोई जो बच्चे पढ़ाई में एक्सेल कर रहे हैं वो बच्चे किसी ना किसी लेवल पे कोई ना स्टेट रिप्रेजेंट किया होता है। यस यस यस। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। जो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चे इतना ही टैलेंटेड होंगे, बट कुछ इंटरेस्ट तो रह जाएगा। और पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को खेल कूद से मत रोके, खेलने दीजिए। खेल कूद नहीं हो रहा है, जगह नहीं है, तो कम से कम योगा कराइए घर में ही, और तब भी जो है बच्चा का ग्रोथ जो है प्रॉपर होगा। लेकिन अब तो सर ऐसा हो गया है कि पेंडेमिक की वजह से कि बच्चे सिर्फ मोबाइल 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 ही हो गया है। उनको मोबाइल के अलावा भी कुछ दिखता नहीं है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कोविड का डर है। घर में रहते हैं तो कितना ही खेल लेंगे वो। कहीं बाहर टेरेस पे थोड़ा सा खेल लिया या थोड़ा सा बाहर ग्राउंड में खेल लिया, उसके बाद तो सर वही बैक टू फिर वही फ़ोन पे आ जाता है। तो उससे सर आपको नहीं लगता कि आंखों में इस चीज़ का कुछ बुरा असर पड़ता है? इवन मैं एज ए टीचर, हम कंटिन्यू क्लासेस करते हैं, लैपटॉप में हो चाहे फ़ोन स्क्रीन, एनी टाइम होता है सर। इससे मतलब आंखों से उसमें प्रॉब्लम होता है सर, ऐसा मुझे लगता है। आपको नहीं लगता? तो इस मामले में तो आप ज़्यादा अभिज्ञ होंगे मेरे से। पर ये है कि देखिए, जो स्क्रीन टाइम है वो लिमिट होना चाहिए जी। जो हम CBSE ने भी एकेडमिक का कई सर्कुलर से हमने स्कूल्स को भी ये गाइडलाइंस दिया हुआ है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करके मैक्सिमम 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट उसको लिमिट करके आप ब्रेक देके कर लीजिए। अच्छा। ये होता है ये स्क्रीन टाइमिंग के बारे में जो आपका सवाल था। बाकी खेल कूद के जो जहाँ पे जाते हैं, देखिए खेलने के लिए और साथ वाले साथी चाहिए। अकेले तो कोई खेल नहीं सकता है इतना, एक्सेप्ट फ्यू गेम्स जो अकेले खेला जाता है। तो अकेले इसीलिए हम आप देखेंगे कि कहीं भी आप अखबारों में पढ़ेंगे, आप टीवी चैनल्स में देखेंगे, आप सरकारों का विज्ञापन में देखेंगे कि घर में बैठ के जो हम लोग कर सकते हैं, योगा हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, ये सब भी इक्वली आपको उतना ही आपको एनर्जी देंगे जितना बाहर आप फील्ड में खेलने से मिलता है। क्योंकि आजकल लॉकडाउन के समय है, परिस्थिति ही ऐसा है, इसका कोई विकल्प अभी तक हो नहीं रहा है। और जैसे ही हमारा जो वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाएगा तब हमारा मन में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस समय फील्ड में खेलने के लिए जा सकेंगे शायद। पर अभी जो सिचुएशन है, अभी हमारा घर में ही करना पड़ेगा और स्क्रीन टाइम को लिमिट करना पड़ेगा। ये शिक्षा और विद्यार्थी दोनों का एक टाइमिंग, एक तालमेल होना पड़ेगा। जो आप लोग टाइम टेबल एक ऐसा माध्यम से बनाना पड़ेगा, या तो आप लोगों का जो लेसन्स प्लान होते हैं वो एक ऐसे रूप में बनाना पड़ेगा कि सभी शिक्षक मिलके कि एक ही समय ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कि एक 40 मिनट ले लिया, नेक्स्ट 40 मिनट इसने लिया, थोड़ा सा बीच में गैप दे दीजिए। 2 क्लासेस के बाद ब्रेक दीजिए, ब्रेक के बाद आंखों का थोड़ा सा होने दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए, उसके बाद दोबारा क्लास में आइए, आई मीन ऑनलाइन क्लासेस। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा तालमेल रखना पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है सर। आपसे बात करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी क्वेश्चन आंसर्स तो ये से चलता रहेगा। अब हम आपके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि सर जो है वो CBSE के डायरेक्टर है। पहले सर जो है वो एक्टिंग लाइन में थे। हम जानना चाहेंगे सर से कि सर का एक्टिंग से लेके आज CBSE के डायरेक्टर तक का ये जो सफ़र है वो मतलब कैसे रहा सर? निकी जी, पहले तो मैं कहूँगा, पहले नहीं, अभी भी मेरा स्क्रीन कैमरा के साथ रिलेशन चल रहा है। देखिए, मैं कभी जीवन को रोका नहीं है जी। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ लाइफ इज़ ए फ्लो। जीवन एक बहती हुई धारा है, इसको बहने दीजिए, हमें उसके जिस हिसाब से साथ चलिए या तो उसको लेके चलिए, क्योंकि वो आपका जीवन है, आपको लेके चलना पड़ेगा। वो पहले नहीं आएगा, आप उसको जगह देना पड़ेगा जी। आप अगर जगह नहीं देंगे तो शायद मल्टी वाला जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। मैं जब पढ़ाई में, मैं स्कूल में या तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैं एक्टिंग किया करता था। आई वॉज द बेस्ट एक्टर ऑफ माई कॉलेज। हाँ जी।
फिर युवा महोत्सव में मुझे एक्टिंग किया। फिर मैंने उस समय जब हम लोग जब कॉलेज में थे उस समय सिर्फ हमारा दूरदर्शन हुआ करते थे कैमरा में जी। और बाकी कोई चैनल नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। आज जो व्यतिक्रम ये कर रहे हैं प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम करने का कोई सुविधा नहीं था, हम लोग स्टेज में ही करते थे। और स्टेज में भी मैंने बहुत काम किया और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने के मौका मिला, जैसे दुलाल रॉय सर के अंदर भी मैंने बहुत काम किया। और एज एन एक्टर, जो एक एक्टर का एक सफल तभी मानते हैं जब वो पृथ्वी का एक बहुत भी विख्यात कैरेक्टर है, वो माना जाता है शेक्सपियर का हैमलेट कैरेक्टर। जी 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 जी। हैमलेट कैरेक्टर सभी एक्टर का करने के लिए एक इच्छा रहते हैं। सिमिलरली महिलाओं के लिए भी कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे हैं, किंग लियर में ऐसा है या डेस्डिम ऐसे है जो करना चाहते हैं जी। और ऐसे ऐसे कैरेक्टर करने के लिए मौका मिला। फिर मैं compete करके नौकरी में आ गया जी। तब तक हमारा जो है कैमरा फुल स्विंग में चल चुके थे। हमारा दूरदर्शन जो है सीरियल बनाना शुरू कर दिया था। तब हम सीरियल्स में काम करने लगे क्योंकि नया नया नौकरी था। तो समय भी था थोड़ा बहुत, और शरीर में वो भी था, जोश भी था। यस यस। तो इन सब के साथ हमने काम भी किया ऑफिस का, दफ्तर का। और जब मुझे ये सब अवकाश मिलता था, मुझे शनिवार इतवार हम लोगों का बंद होता है, तो मैं शूटिंग भी किया करता था। तो बैलेंस किया आपने भी? हाँ जी, हाँ जी। तो इसको दोनों को भी आप बैलेंस ही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह में बढ़ रहे हैं, समय लेके जा रहे हैं। और मेरा नौकरी के जो ये है जो परिक्रमा है, इसमें भी मैं मान लीजिए एक ऑफिसर के लोएस्ट लेवल में ज्वाइन करके एक ऊपर तक जहाँ हाईएस्ट जा सकते थे वहाँ तक पहुँचा। एक्टिंग में भी जो स्टेज के बाद हमारा रेडियो के बाद टीवी चैनल्स, फिल्म्स, ये सब करने का मुझे मौका मिला। पहला मैं जो दूरदर्शन में आया दैट वाज 1991। Okay. और पहला फिल्म में जो आया था दैट वाज इन 1995। अच्छा। और बस चारों माध्यम में मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, पहले नहीं अभी भी चल रहा है। मतलब आप चलता है, जीवन ही ऐसा कुछ कराना चाहता है तो मैं करते जा रहा हूँ। जी 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 जी। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला, जीवन को मैंने रोका नहीं। तो आपको ज़्यादा कौन सा पसंद आया? मतलब एक्टिंग ज़्यादा पसंद आई है या यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है आपको ज़्यादा वो पसंद आया? मुझे दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। एक मेरा एक्टिंग का जो फील्ड है, क्योंकि वो उसमें मैं लोगों के करीब जा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अभी आते आते निदेशक, या तो इससे पहले मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन था CBSE का। ये जो है मुझे कुछ हद तक सीमित रखते हैं, एक कमरा में सीमित रखते हैं, हम लोग गाइडलाइंस देते हैं। पर लोगों के साथ जाने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए जो मुझे माध्यम मिला है, वो मेरा स्टेज, मेरा टीवीज, मेरा फिल्म्स और मेरा रेडियो प्रोग्राम्स, रेडियो में जो ड्रामा करता हूँ वो। पर साथ ही साथ मुझे अभी जो काम करने के बाद, अब अराउंड 31 ईयर्स में बोर्ड के साथ हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा चीज़ हो गया सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन ने मुझे ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया है मेरा लाइफ में, मेरा मन में, कि इसका जो प्रॉब्लम्स है वो देख के मुझे लगता है कि इसमें करने के लिए बहुत काम है और इसको हमें करना है। अभी मेरा एक्टिव लाइफ बहुत बाकी है और हम करेंगे कुछ ना कुछ, करने की कोशिश करेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी देखा जाएगा, समय वो तो समय बताएगा जी। और मैं कह ही रहा हूँ, मैं फ्लो में जाता हूँ जी जी। मैं रुकावट हम देखते रहेंगे आपको सर, कैमरा में भी हम आपको देखेंगे, हम आपको जरूर सर। अच्छा लगता है सर, ऐसे कोई मतलब डायरेक्टर की पोस्ट में भी है और इधर एक्टिंग की कैरियर भी अपना साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोगों को ही हम आप सभी दर्शकों से मिलवाने की कोशिश करते हैं। तो सर से बात करके आज हमें बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा और मैं स्पेशली बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि जो हमारे दर्शक है, अभिभावक है और जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी कुछ ना कुछ हद तक जो है वो सर से बहुत इंस्पायर होंगे। जैसे कि सर ने कहा कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्ग बहुत है।
ऐसा नहीं है कि एक ही मार्ग है। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड है आपका, आप साइंस लीजिए, आर्ट्स में है आर्ट्स लीजिए, आपके लिए कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि अगर आप में हुनर है तो आप हर जगह अपने आप को जो है वो compete कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। तो आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना जो आप बिजी शेड्यूल से आप हमारे आज ऑफिस में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शक, आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए व्यतिक्रम स्पेशल विथ मी निकी कलिता। थैंक यू।